हेलो है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं मेसोपोटामिया के शहरीकरण के ऊपर। और ये शहरीकरण के ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मेसोपोटामिया में शहरों का विकास कैसे हुआ था, और इसमें हमने मुख्यतः दो शहरों के बारे में चर्चा की थी। एक तो मारी और दूसरा आ जाता है उरुक। मारी एक व्यापारिक नगर था और उरुक एक मंदिर नगर था। इनके ऊपर हमने चर्चा की थी और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था। फिर मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के ऊपर चर्चा करेंगे। नगर नियोजन में हम मुख्यतः उर शहर के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, मेसोपोटामिया में चार शहर जो हैं वो ज्यादा प्रमुख हैं। एक मारी हो गया, दूसरा उरुक हो गया, तीसरा उर हो गया और एक आ जाता है बेबीलोन। इन चार शहरों के बारे में हमें ज्यादा फोकस करना है। फिर हम चर्चा करेंगे कि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है उनमें शहरों का क्या महत्व है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया की जो मोहर है उनके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही हम सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी तुलना भी करेंगे। और ये हमारा EMRS PGT हिस्ट्री के ऊपर फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन के ऊपर। देखिए, मेसोपोटामिया का जो समाज था वह मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था। एक उच्च या संभ्रांत वर्ग कहलाता था, दूसरा निम्न वर्ग आता था, जिसमें किसान आ जाते थे, पशुपालक आ जाते थे और अन्य शिल्पी वगैरह ये सब आ जाते थे निम्न वर्ग में। उच्च वर्ग में आ जाता था यहाँ का प्रशासक वर्ग आता था, इसमें राजा या रानियां प्रमुख थे। और देखिए, मेसोपोटामिया की सामाजिक व्यवस्था में जो ये उच्च वर्ग है ये अस्तित्व में इसलिए आया कि मेसोपोटामिया में नगरों का उदय हुआ। यही वजह थी कि ये उच्च या सम्राट वर्ग का उदय हुआ। ये संख्या में छोटा था, मतलब इनकी संख्या कम होती थी, जबकि निम्न वर्ग था ये संख्या में ज्यादा होता था। लेकिन जो धन का अधिकतर जो हिस्सा होता था, धन दौलत या समृद्धि का जो अधिकतर हिस्सा होता था, इस छोटे से वर्ग के पास केंद्रित था। छोटा सा वर्ग कौन सा था? ये उच्च वर्ग था। ये संख्या में छोटा था तो इसके पास धन दौलत ज्यादा होती थी। और इसकी जानकारी मिलती हमें जो राजा और रानियों की जो कब्र और समाधियां हैं उनसे मिलती है। इन समाधियों में हमें बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर मिलेंगे, आभूषण मिलते हैं कीमती। इस आधार पर यह कहा जा सकता है धन का जो अधिकतर हिस्सा था इस उच्च वर्ग के पास ही था। अब हम चर्चा करते हैं कि मेसोपोटामिया में परिवार किस प्रकार के हुआ करते थे। देखिए, मेसोपोटामिया के परिवार की बात करें तो यह परिवार का मुखिया होता था, वो पिता होता था। और यदि हम इसकी सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी तुलना करें तो वहां पर परिवार का मुखिया होती थी वो महिला होती थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। जबकि हम बात करें मेसोपोटामिया के समाज की तो यह पितृसत्तात्मक था। दूसरा, यहाँ पर जो परिवार थे वो एकल परिवार को अधिक महत्व दिया जाता था। जबकि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो यहाँ पर संयुक्त परिवार को महत्व दिया जाता था। अब हम चर्चा करते हैं कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर क्या होता है। देखिए, एकल परिवार की हम बात करें, एकल परिवार में पुरुष, उसकी स्त्री और केवल उसके बच्चे होते हैं, उसे कहा जाता है एकल परिवार। जबकि संयुक्त परिवार में इसके अतिरिक्त दादा दादी, चाचा चाची और परिवार के अन्य लोग भी इसमें हुआ करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। तो मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया के लोग थे वो एकल परिवार को अधिक महत्व देते थे। और इसकी जो जानकारी मिलती है, हमें कुछ कानूनी दस्तावेज मिले हैं जो मिट्टी की पट्टी का है उन्हीं के ऊपर, जैसे विवाह हो गए, उत्तराधिकारी मामले हो गए, तो उनसे हमें पता चला है कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो एकल परिवार को अधिक महत्व देते थे। अब अगर हम बात करें संयुक्त परिवार की, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे, उनकी जानकारी प्राप्त होती है हमें एक ही घर में बहुत सारे चूल्हे मिले हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो संयुक्त परिवार को महत्व देते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता था, पुत्र का अधिकार होता था या पुत्री का। तो देखिए, पिता का जो घर है, पशुधन है, खेत है, इन सब पर उसके पुत्रों का अधिकार होता था। पुत्री का जो हिस्सा होता था धन में, वो उसे दाय यानी दहेज के रूप में पिता उसकी शादी के वक्त दे देता था। अब हम चर्चा करते हैं कि मेसोपोटामिया में विवाह की क्या प्रक्रिया होती थी। देखिए, मेसोपोटामिया में जब लड़की की इच्छा होती थी विवाह करने की तो वो इसकी घोषणा करते। जो लड़की के माता पिता होते थे वो लड़की की विवाह के लिए अपनी सहमति प्रदान करते थे। फिर उसके बाद में जो वर पक्ष होते थे, लड़के वाले होते थे, वो दुल्हन को गिफ्ट देते थे। उसके बाद में विवाह की पूरी रस्म होती थी। फिर दोनों पक्षों की तरफ से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। फिर एक साथ बैठकर दोनों भोजन करते थे। अंत में मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। देखिए, यहाँ पर मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी राजा हो, रानी हो, विवाह हो, उनका कोई कार्य सफल होता था तो वो हर बार मंदिर में जाते थे, वहां पर भेंट चढ़ाते थे। और जब नववधु यानी जो दुल्हन की सास उसे लेने आती थी तो उसका जो पिता होता था वधु को उसकी दाय का हिस्सा दे देता था। तो इस प्रकार से पिता को जो लगता था कि ये उसकी पुत्री का हिस्सा था वो उसे दाय के रूप में उसे दे देता था।
अब हम चर्चा करते हैं कि मेसोपोटामिया में जो लोग अंतिम संस्कार वो कैसे करते थे। तो देखिए उर नगर की चर्चा कर रहे हैं मुख्यतः यहाँ पर। देखिए यहाँ के निवासियों के लिए एक कब्रिस्तान मिला है और इस कब्रिस्तान में राजा हो चाहे सामान्य जनता हो सबकी समाधियां पाई गई है। लेकिन कुछ साधारण घर ऐसे भी मिले हैं, वहां के जो लोग थे अपने घर की फर्श के नीचे ही लोगों को दफनाते थे। अब हम चर्चा करते हैं मेसोपोटामिया के नगर नियोजन की। तो देखिए मेसोपोटामिया में हम नगर नियोजन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुख्यतः हम कर रहे हैं उर नगर की चर्चा कर रहे हैं, जो मेसोपोटामिया का एक प्रमुख नगर था, जिसकी खुदाई हुई थी, उत्खनन हुआ था 1930 के दशक में। और यहाँ पर देखने पे पता चलता है कि यहाँ पर नगर नियोजन का अभाव था सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में। और इस नगर की जो जल निकास प्रणाली थी, सड़क व्यवस्था थी, वो जो इसका जो समकालीन नगर था मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, तो उसके समान नहीं थी। मोहनजोदाड़ो की नगर नियोजन व्यवस्था थी वो ज्यादा बेहतर थी तुलनात्मक उर नगर के। तो देखिए यहाँ पर दो मैप दिए हुए हैं। ये जो पहला वाला मैप है ये उरनगर का है जो कि मेसोपोटामिया का है, और ये वाला जो मैप दिया हुआ है ये मोहनजोदाड़ो का है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। देखिए मोहनजोदाड़ो को आप देखेंगे कि जो नगर होते थे वो मुख्यतः दो भागों में बटे होते थे। ये तो हो गया इसका अपर माउंट होता था यानी ऊपरी हिस्सा होता था, और ये हो गया इसका लोअर माउंट। लोअर माउंट है ये पूर्व में बसा होता था इसलिए इसे पूर्वी टीला कहते थे, और इसे इतिहासकार निचला नगर भी कहते थे। और अपर माउंट है इसे दुर्ग कहा जाता था, ये पश्चिम में बसा होता था इसलिए इतिहासकार इसे पश्चिमी टीला भी कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो निचला नगर है इसमें आप सड़कों को देखेंगे तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट यानी काफी व्यवस्थित तरीके से इस नगर का नियोजन किया गया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, सबसे पहले नगरों में सड़कों का निर्माण किया जाता था, उसके बाद में उनमें गलियों का निर्माण किया जाता था, गलियों के साथ साथ नालियों का निर्माण किया जाता था, और उसके बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये घरों का निर्माण करते थे। यानी पहले नगर का एक नियोजन किया जाता था और उसके बाद में फिर वहां पर नगर की बसावट की जाती थी। जबकि इसके विपरीत हम बात करें उरनगर की बात करें तो देखिए उरनगर में आप देखेंगे कि सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, यहाँ की जो गलियां हैं वो भी टेढ़ी मेढ़ी हैं, मतलब कोई व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पर नगर नियोजन का आपको स्पष्ट अभाव दिखेगा। जबकि इसके विपरीत आप सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को देखेंगे तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, बाकी गलियों की व्यवस्था बहुत शानदार है, जबकि उरनगर में इन सब चीजों का आपको अभाव दिखेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि मेसोपोटामिया की गलियों की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ की जो गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी और संकरी मिलेंगी, तो यहाँ पर स्पष्ट आपको नगर नियोजन का अभाव दिखाई देगा। मेसोपोटामिया की कुछ गलियां तो ऐसी थी कि वहां पर पहिए वाली गाड़ी नहीं जा सकती थी। अगर वहां पर कोई भारी सामान ले जाना होता था तो गधे या अन्य पशु की पीठ पर लाद कर ले जाना ही पॉसिबल होता था। और जो उर नगर के लोग थे वो अपने घर का सारा कूड़ा कचरा था वो गलियों में डाल देते, तो इससे क्या होता था वहां पर आने जाने वाले जो लोग होते थे उनके पैरों के नीचे कचरा आता रहता था। और बाहर कूड़ा कचरा डालने से क्या होता था, गलियों की सतह ऊंची हो जाती थी और घर की जो दहलीज होती थी वो नीची हो जाती थी, बरसात के पानी आने का डर रहता था। इसलिए जो उर नगरवासी थे ये बार बार अपनी घरों की जो दहलीज थी उसको ऊंचा उठाते रहते थे। अब बात करें यहाँ की नालियों की बात करें, देखिए आप इनकी नालियों को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ की जो नाली व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में। उर नगर में जल निकास के लिए मिट्टी की नालियां होती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों की नालियां होती थी, और ये घर के भीतर आंगन में पाई जाती थी। और घर की जो छतों का ढलान होता था वो भीतर आंगन की तरफ होता था, इससे वर्षा का पानी नालियों के माध्यम से घर में बने हौज में लाया जाता था। एक हौज बना होता था घर के आंगन के अंदर, उसमें सारा पानी आ जाता था। इस हौज बनाने के पीछे जो उनका मुख्य उद्देश्य होता था ताकि जो पानी है वो गलियों में नहीं जाए, क्योंकि अगर गलियों में जाएगा तो वहां पे बहुत सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो इसलिए कीचड़ हो जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करते थे अपने आंगन में एक हौज बना लेते थे, हौज या जिसे हम हौदा बोलते हैं वो बना लेते थे। अब हम चर्चा करते हैं इनके घरों की चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर घरों की जो बात करें तो वहां पर मेसोपोटामिया वासी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में एक समानता पाई जाती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम देखते हैं कि जो सिंधु वासी थे वो जो भूमि तल की जो मकान होता था यानी ग्राउंड फ्लोर का जो मकान होता था उसमें खिड़कियां नहीं होती, यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में खिड़कियां होती थी, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर का जो मकान होता था उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। और ये सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी मेसोपोटामिया में, यहाँ पर भी खिड़कियां नहीं होती थी, तो जो भी रोशनी आती थी घर की वो दरवाजों के अंदर से ही आती थी और दरवाजे आंगन की तरफ खुले रहते थे। लेकिन यहाँ के लोगों को घरों को लेकर कुछ अंधविश्वास थे, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला जो अंधविश्वास था इनके ऊपर कि घर की दहलीज है वो ऊंची उठी होनी चाहिए, इससे घर में धन दौलत आती है। इनका मानना था कि घर की दहलीज है वो थोड़ी ऊंची उठी होनी चाहिए,
गलियों में ये लोग कचरा डालते थे, तो गलियों की सतह जब ऊंची हो जाती थी तो ये बार बार अपने जो मकानों की दहलीज है उसको ऊंचा उठाते रहते थे। घर के सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। ये ध्यान रखते थे, जैसे ये दो कॉलोनी है और कॉलोनी में आमने सामने मकान बना हुआ है, एक मकान ये है, एक मकान ये है, इस प्रकार से ये लोग मकान बने हुए हैं। तो अगर इस घर का दरवाजा इस तरफ खुल रहा है तो इस घर का दरवाजा ये ध्यान रखते थे कि आमने सामने ना खुले, क्योंकि इससे सौभाग्य प्रदान होता है। दूसरा, घर का लकड़ी का जो मुख्य दरवाजा है वो भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले, जो जो पत्नी है वो पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती है। तो वो ध्यान रखते थे कि घर का दरवाजा है वो भीतर की तरफ खुले, बाहर की तरफ नहीं खुले। अगर बाहर की तरफ खुल गया तो जो पत्नी है वो पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। और ये सारी जानकारी हमें मिलती है मेसोपोटामिया में, जो हमें पट्टिका मिली है, मिट्टी की जो पट्टिकाएं मिली है उन पर ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो वहीं से हमें ये सब जानकारी प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करते हैं मोहर की चर्चा करें, और साथ ही हम तुलना करेंगे मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के ऊपर भी हम तुलना करेंगे। तो देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता बोल दो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो, उनकी मोहरें हैं। इन मोहरों का आप देखेंगे तो ये मोहरें वर्गाकार है। पहली खासियत तो इनकी ये है कि ये मोहरें वर्गाकार हैं। दूसरी इनकी खासियत ये है कि इन मोहरों पर एक जानवर का चित्र बना हुआ मिलेगा आपको, खास करके एक सींगी बैल का, और इसके ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। और इस मोहर का जो प्रयोग है, सिंधुवासी क्या करते थे, ये जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को सामान भेजता था तो सामान का जो थैली या कोथली होती थी उस पर पहले गीली मिट्टी लगाते थे, हम जिसे बोलते गारा लगाते थे, और फिर इस मोहर को उस पर चिपका देते थे, मतलब स्टैम्प के रूप में उसको चिपका देते थे। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाती थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता था वह होता था सामान की सुरक्षा। यदि ये दूसरे व्यापारी के पास जाता था और वो देखता था कि मोहर सुरक्षित है तो वो मान लेता था कि सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, और यदि मोहर टूटी हुई है तो मानता था कि सामान के साथ कोई छेड़खानी की गई है। इसके विपरीत हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो बेलनाकार हैं, बेलनाकार मोहरें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी मोहरें हैं ये सारी की सारी बेलनाकार मोहरें हैं यहाँ पर। और ये लोग क्या करते थे, इन बेलनाकार मोहरों में दोनों तरफ आसानी से तिल्ली लगा देते थे, तिल्ली या लकड़ी घुसा देते थे, और फिर इनको रोल करते थे गीली मिट्टी पर। रोल करने पर कुछ इस प्रकार के चित्र बन जाते थे गीली मिट्टी पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये रोल करने पर ये इस मोहर का चित्र है, ये इस मोहर का चित्र है, और ये इस प्रकार से क्या बनते थे, इनके ऊपर कुछ छाप बन जाती थी जिसमें कुछ चित्र वगैरह हुआ करते थे। तो ये सब जानकारी हमें वहां पे खुदाई पे मिली है, उरनगर का जब उत्खनन हुआ तो उनसे मिला है। और ये मुख्य अंतर हो गया हड़प्पा सभ्यता और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहर है उनके अंदर। मेसोपोटामिया की जो मोहर थी उनको बनाने के लिए एक अत्यंत कुशल कारीगर की आवश्यकता होती थी। इसके अतिरिक्त इन पर जो लेख मिले हैं उनमें मुख्यतः जैसे मालिक के नाम मिल गए, उनके इष्ट देव का नाम मिलता था, साथ ही उनकी जो पदीय स्थिति, वो किस पद पर विराजमान है, इसकी जानकारी हमें इन मोहरों से मिलती थी। और मुद्रा है वो सार्वजनिक जीवन में नगरवासियों की भूमिका को दर्शाती थी, कि किस प्रकार से जो नगरवासी थे वो सार्वजनिक जीवन में रहा करते थे। अब बात करते हैं हम मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का क्या महत्व था। देखिए, मेसोपोटामिया जो वासी थे ये शहरी जीवन को महत्व देते थे, और यहाँ पर अनेक समुदाय और संस्कृति के लोग साथ साथ रहते थे। और यदि इनका शहर युद्ध में नष्ट हो जाता था तो उसे काव्यों के माध्यम से ही याद करते थे। और एक ऐसा ही महाकाव्य मिलता है हमें गिलगमेश का। देखिए, गिलगमेश उरुक का शासक था, एन मरकर के कुछ समय बाद में ये शासक बना था, और ये एक महान योद्धा था। तो इस गिलगमेश जो महाकाव्य है इसमें गिलगमेश की ही स्टोरी है, और ये काव्य हमें 12 पट्टिकाओं पे लिखा हुआ मिला है। इस काव्य के अंदर बताया गया है कि गिलगमेश एक महान योद्धा था, लेकिन एक बार वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और उसी दुखी होने का वजह होता है उसकी दोस्त की मृत्यु। और इस बात से दुखी होकर वह अमृतत्व की तलाश में निकल जाता है, सागर महासागरों को पार करता है और पूरे विश्व की चक्कर लगा के आता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती, उसको सफलता नहीं मिलती है, और वो वापस लौट कर अपने उरुक नगर में आ जाता है। वह एक बार अपने को सांत्वना देने के लिए उरुक नगर की दीवारों के पास टहल रहा था, और उसे जब पक्की ईंट दिखाई देती है तो इसे देखकर वो भाव विभोर हो जाता है और खुश हो जाता है। और वो कहता है कि माना कि मेरे इस सुंदर नगर को इस जनता ने बनाया है, मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा तो क्या, मेरे बाद में जो मेरे पुत्र होंगे वो इसका आनंद लेंगे। तो और यहीं पर जो गिलगमेश महाकाव्य है उसका अंत हो जाता है। तो इस स्टोरी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ के लोगों के लिए जो शहरों का महत्व था उसको दर्शाता है, वो किस प्रकार से अपने शहरों को काव्यों के माध्यम से भी याद करते थे। अब हम चर्चा करते हैं बेबीलोन नगर की चर्चा करते हैं। देखिए, बेबीलोन नगर में 625 ईसा पूर्व
असीरिया साम्राज्य का शासन होता था और इस साम्राज्य से इसको मुक्त कराया था एक दक्षिणी कसार का एक साहसी शासक था नेबोपोलासर। इसने इसको मुक्त करवाया था। बाद में जो इसके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने इस राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में बहुत सारे भवनों का निर्माण कार्य करवाया। बेबीलोन का जो क्षेत्रफल था ये 850 हेक्टेयर था और इस नगर का महत्व सिकंदर के आक्रमण के समय तक बना रहा। इसकी जो चहर दीवारी थी वो तिहरी हुआ करती थी। तो ये बेबीलोन का एक सामान्य परिचय हो गया। बेबीलोन की जो प्रमुख इमारतें हैं उनमें आ जाते हैं राजमहल हो गए, मंदिर हो गए, जिगुरात हो गए। तो इसको आप राइट डाउन कर ले। जिगुरात होती थी जो सीढ़ीदार जो मीनार होती थी उनको बेबीलोन में जिगुरात कहा जाता था। एक विस्तृत मार्ग का निर्माण करवाया जो नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक जाता था और ये मार्ग है ये शोभा यात्रा के लिए बनाया गया था। अब बात करें नेबोनिट्स की। देखिए नेबोनिट्स था ये स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था और ये अपने अभिलेखों में बताता है कि एक बार उसे देवताओं ने दर्शन दिया और कहा कि वह एक महिला पुरोहित का पद की स्थापना करे। तो इसके लिए उसने अपने पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठापित किया। और इसके अतिरिक्त एक बार इसके व्यक्ति है वो एक मूर्ति लेके आते हैं जो राजा सारगोन की होती है, अक्कद के राजा सारगोन की, जिसने लगभग 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। तो ये नेबोनिट्स है उस मूर्ति की मरम्मत भी करवाता है और उसके खंडित सिर को पुनः बदलवाता है। तो ये इसकी मुख्य उपलब्धियां हैं, इनको आप राइट डाउन कर ले, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस वीडियो में हमने देखा मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के बारे में देखा, साथ ही उनकी नगर नियोजन देखा और मेसोपोटामिया वासियों के लिए नगरों का क्या महत्व था उसके बारे में हमने जाना। बेबीलोन जो इसका प्रमुख नगर हुआ करता था दक्षिणी मेसोपोटामिया के, उसके बारे में जाना और इनकी जो मोहर थी उनके बारे में जाना। साथ ही हमने इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे तुलना भी की इसकी जो समकालीन सभ्यता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेट के बारे में चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।